नमस्कार, आपका स्वागत है हमारा उत्तराखंड के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कुछ देर चरखा भी चलाया और अपने अनुभव विजिटर बुक में साझा किए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर अहमदाबाद दौरे पर हैं। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री अहमदाबाद पहुंचे हैं, वहीं स्थित गांधी आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता को अपना श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्य, अहिंसा और सद्भाव का संदेश पूरी दुनिया को देने वाले राष्ट्रपिता बापू को मैं नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी से वह बचपन से प्रेरित हैं। भारत विश्व का अग्रणी राष्ट्र बने, यह हम संकल्प लेते हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता बापू के स्वाधीनता आंदोलन में किए गए कार्य हमेशा से हमें प्रेरणा देने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री आज अहमदाबाद दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्थल पर जाकर चरखा चलाया और उन्होंने बताया कि बचपन से वह महात्मा गांधी से प्रेरित हैं। अहमदाबाद पहुंचे हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी का चरखा चलाया और उन्होंने बताया किस तरह से वह बचपन से महात्मा गांधी से प्रेरित हैं और उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, बापू को याद करते हुए उनके बारे में बात किया। वहीं उन्होंने बताया किस तरह से राष्ट्रपिता ने, महात्मा गांधी ने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया है। उसी तरह से मुख्यमंत्री भी अपने देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने में संज्ञान लेते हैं और बचपन से महात्मा गांधी से वह प्रेरणा लेते हुए आए हैं। मुख्यमंत्री आज अहमदाबाद दौरे पर हैं। इसी दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, चरखा चलाया और उन्हें याद करते हुए कहा कि बचपन से वह महात्मा गांधी से प्रेरित हैं। अहमदाबाद दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अहमदाबाद पहुंचकर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, चरखा चलाया और उनके बारे में बात किया, उनको याद करते हुए कहा किस तरह से वह उनसे प्रेरणा लेते हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दौसेनो ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार पिछले 7 साल से काबिज है। तब से सरकार को महिलाएं याद नहीं आई कि हर साल मनाए जाने वाला करवा चौथ, इस बार मौके पर महिलाओं को सार्वजनिक अवकाश दिया जाए। लेकिन अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए सरकार ने महिलाओं को रिझाने के लिए 1 दिवसीय अवकाश की घोषणा की है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ही नहीं बल्कि पूरे बीजेपी राज्यों में अलग अलग कई कार्यक्रम महिलाओं को रिझाने के लिए किए जा रहे हैं। इस दौरान दर्जाधरी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि सरकार को महिलाओं की चिंता है, इसलिए वे सरकार के इस कदम की सराहना करती है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारी सरकार हो, हम चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है उसको संरक्षित रखने के लिए, उसको जीवंत बनाए रखने के लिए हम जो हमारे वार, त्योहार, तीज जो होते हैं वो हो। और महिलाओं का, क्योंकि देखिए हमारे सुहाग का प्रतीक है करवा चौथ का व्रत, और महिलाएं इसको करती हैं। अभी महिलाएं जो हैं अभी जॉब पर भी रहती हैं, तो उनको कई बार दिक्कतें होती थी। उनका एक प्रयास था, उन्होंने अनुरोध किया था कि हमारे को इस दिन अगर अवकाश मिले तो हम जरूर निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ इस जो हमारा त्योहार है हम उसको मना सकते हैं। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों की मौजूदा रिक्तियों पर भरे जाने के लिए जहां तमाम कठिनाइयां सामने आ रही है, वहीं उत्तराखंड वन विभाग 2024 तक होने वाली रिक्तियों को भरने की तैयारियों में जुट गई है।
खास बात यह है कि एक तरफ वन महकमा इसके लिए जल्द ही प्रस्ताव भेजते जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ कई विभागों से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जरूरी जानकारी न आने पर तय समय पर भर्तियां कर पाना मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड वन विभाग के फील्ड के सबसे महत्वपूर्ण पद वन दरोगा की रिक्तियों के करीब फुलफिल कर दिया गया है और हाल ही में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 290 वन दरोगाओं के चयनित करता अभ्यर्थियों की सूची वन विभाग को भेजी गई है, जिनमें से दिवाली से पहले नियुक्त पत्र देने की भी बात विभाग तैयारी कर रहा है। देखिए, इस समय तक ये 100% हमारी जो है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 100% हम लोग जो पद खाली हमारे चल रहे हैं उनको भर देंगे। और इसके बाद अभी हम लोगों ने तय किया है कि 2025 तक जो वैकेंसी होनी है उनका भी अध्याचन हम शीघ्र ही भेज देंगे, ताकि 2-3 साल बाद जब तक चयन आए तब तक उतनी जो हमारी वैकेंसीज हो उनको एक बार फिर पूरी तरह से भरने का काम किया जा सके। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित मंडी गेस्ट हाउस में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने विकास को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड को गुजरात के तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से राज्य में भी G20 के आयोजन किए गए हैं, तब से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से केंद्र सरकार के जमरानी बांध को भी स्वीकृति मिल गई है। प्रेस वार्ता हमारी प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड प्रगति की ओर अग्रसर है। और आप सबने देखा, हम सब ने देखा कि उत्तराखंड में निवेश आए, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विदेशों के दौरों के साथ साथ भारत में लगातार उद्योगपतियों के साथ बैठक कर उनको इन्वेस्टर मीट में आमंत्रित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड में बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर। आज यहाँ प्रेस वार्ता में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारी उत्तराखंड में होने वाली है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो भागीरथ प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में निवेश आए, तो इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने वार्ता की है। और अभी लगभग 85,000 करोड़ रुपए के MOU हम लोगों ने साइन किए हैं, हमारी सरकार ने साइन किए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का यह प्रयास है कि पहाड़ों से पलायन रुके, और जब पहाड़ों से पलायन रुकेगा तो वहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रदेश का विकास होगा, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसका विकास होगा। और जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र में जो चीन सीमा से जो हमारा क्षेत्र लगता है, वहाँ पर पलायन की स्थिति जो है वो रुक जाएगी। और विभिन्न क्षेत्र, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, तीर्थाटन का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो। राज्य मंत्री पंचायती राज भारत सरकार कपिल मोरेश्वर पाटिल देहरादून पहुंचे। ग्राम पंचायतों को डिजिटलाइजेशन कार्यों कर ग्रामीणों क्षेत्र हेतु संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। वहीं पीएम मोदी का संकल्प है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गांव को विकसित किया जाना आवश्यक है। साथ ही कहा कि G20 20 लाख रुपयों की धनराशि ग्राम पंचायत को भवन निर्माण के लिए दी जा रही है। वहीं स्वामित्व योजना में उत्तराखंड प्रदेश में अच्छा कार्य हुआ है। स्वरोजगार के क्षेत्र में 25,000 रुपयों तक का ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी दी जा रही है। वहीं 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाकर अपने ऑनलाइन अपलोड किए गए हैं। वहीं इसी तरह ब्लॉक एवं जिला स्तर पर भी BPGP DDP प्लान अपलोड किए गए हैं।
काशीपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब धार्मिक स्थलों पर भी चोरों की घटनाओं का अंजाम देने लगे हैं। वहीं काशीपुर के मानपुर रोड पर स्थित गुरुद्वारे में जहां चोरों ने गुरुद्वारे में रखी गुल्लक पर ही अपना हाथ साफ कर दिया। चोरों ने किस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया, वहां लगे कैमरों में पूरी घटना कैद हो गई है, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चोर गुरुद्वारे के अंदर घुसते हैं और गुरुद्वारे में रखे गुल्लक को उठाकर गेट से बाहर ले आते हैं। इतना ही नहीं, इन चोरों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि पहले गुरुद्वारे के अंदर घुस गए और गुरुद्वारे की गुल्लक को उठाकर रोड पर ही उसे तोड़फोड़ करके उसमें से पैसे निकालकर गुल्लक को सड़क पर ही छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयजा किया और चोरों की तलाश में जुट गई है। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले राजनीतिक गर्माहट भी तेज हो रही है। विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही, तो वहीं मोदी सरकार भी विपक्ष को करारा जवाब दे रही है। मगर इस राजनीतिक लड़ाई में विपक्ष के नेता सनातन धर्म के विरुद्ध गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे संत समाज और सनातन धर्म से जुड़े लोग विपक्ष के इन नेताओं के विरुद्ध आक्रोशित नजर आ रहे हैं। सनातन धर्म के विरोध को देखते हुए जल्द ही संतों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सनातन धर्म का विरोध करने वालों के लिए कड़ा कानून बनाने की मांग करेगा। वहीं संत समाज में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। यह जो इंडिया ठगबंधन बना है, यह सनातनियों को मिटाने के लिए, सनातन धर्म को मिटाने के लिए बना हुआ है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण के हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा ये इंडिया गठबंधन से। आदि युगों से सनातन चला आ रहा है, मिटाने वाले मिट गए, गठबंधन मिट जाएगी, लेकिन सनातन रहेगा, क्योंकि साधु संतों का सानिध्य है, परमात्मा की कृपा है। आज तक कोई मिटाने वाला रहा नहीं, वो सब मिट गया। लेकिन सनातन आदि युगों से है और अंत तक रहेगा। हमारा सनातनी है, वो हिंदू कहता है अपने आप को, तो हिंदुओं का इलाज कराना हमारे संतों का काम है। उनका दिमाग थोड़ा गड़बड़ा गया है, कोई बात नहीं है, वो क्या बोलते हैं उनको खुद ही पता नहीं दूसरे दिन। तो उनका इलाज के लिए सारी व्यवस्था अखाड़ा खर्च देने को तैयार है। जब भी वो अखिलेश यादव जी फोन करेंगे कि मैं उनको भर्ती करा दिया, तो उनके सब व्यवस्था अखाड़े के द्वारा हमारे उठाएंगे, उनका दिमाग ठीक हो जाए। बहुत जल्दी प्रधानमंत्री से मिल है 2 चीजों के लिए। एक तो सनातन आयोग बने और वह आयोग का अध्यक्ष हमेशा कोई न कोई महात्मा हो, ऐसा नहीं कोई बन जाए जिसे कुछ पता ही नहीं सनातन को। सनातन आयोग का अध्यक्ष वो बने और ऐसी जो भी कार्रवाई हो उसको आजीवन कारावास तक प्रावधान हो, तभी डर भय बनेगा। हम लोग किसी की मृत्यु की बात, तो फांसी की बात नहीं कर सकते, हम लोग संत हैं, लेकिन आजीवन कारावास हो, उसके अंदर डर पैदा हो, भय पैदा हो। आज आप किसी और पंथ संप्रदाय के विरुद्ध में आप नहीं बोल सकते। इस सरकार को निश्चित ऐसा कानून बनाना चाहिए, इसलिए बनाना चाहिए कि यह जो भूमि है यह सनातन धर्म की है, ये भगवान राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है और तमाम महापुरुषों की भूमि है, संतों की भूमि है। इसलिए सनातन धर्म के खिलाफ जो लोग बोलते हों उन पे ऐसा निश्चित एक अंकुश लगाने का कार्य हो कि वह इससे बोलने से लोग हट जाए, कतरा जाए कि हमें सनातन धर्म पर नहीं बोलना है। बहुत चीजें बोलना है, धर्म क्यों बोलना है? धर्म पे तो आदमी को बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो भारत ही भूमि धर्म की भूमि है, सनातन धर्म की भूमि है, और तो उसमें तो किसी जाति संप्रदाय के लोगों को नहीं बोलना चाहिए। अतिशीघ्र ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि सभी अखाड़े के पीठाधीश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष
और बाकी सभी लोग बुद्धिमान सक्षम है। अति शीघ्र हम लोग ऐसी व्यवस्था बना के प्रधानमंत्री से मिल करके एक उनको अच्छे विज्ञापन देने वाले हैं। उत्तराखंड सरकार आगामी दिसंबर माह में 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों में जुटी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने इस बार राज्य में निवेश के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री धामी देश विदेश में निवेशकों के साथ संपर्क कर समिट से पहले ही राज्य में निवेश के लिए अभी तक करीब 90 लाख करोड़ के एमओयू साइन कर चुके हैं, जिस पर विपक्षी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी को इस लक्ष्य पूर्ति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस को जब कुछ दिखाई नहीं देता तो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। आखिरकार सरकार के तंत्र जब कोई चीज तय करता है तो उसके लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती है, लैंड की व्यवस्था बनाई जाती है, उद्यम पहले भी स्थापित हुए। इस बार उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से उद्योग लगने चाहिए, इस संदर्भ में जब कोई भी उद्यमी चर्चा करेगा सब विषय से संदर्भ में चर्चा होती है, उसके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। और आज 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के सापेक्ष 90 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है दिसंबर में ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा और बड़ी संख्या में उद्यमी उत्तराखंड राज्य में आएंगे। पीसीसी चीफ करण मेहरा ने प्रेस वार्ता करके सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एम्स ऋषिकेश में जांच का हवाला देते हुए कहा कि एम्स में सीबीआई पिछले 3 सालों में जांच कर रही है, लेकिन जिन मामलों में घोटाले किए हुए हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया कि अलग अलग भर्ती प्रकरणों पर एम्स में ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिनमें साफ होता है कि बड़े घोटाले हुए हैं। पीसीसी चीफ ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले 5 सालों से एमआरआई की रिपोर्ट सीडी में बनाकर दी जा रही है, जिसकी बाहर से प्रिंटिंग कराई जाए तो उसके 1000 रुपए दिए जाते हैं। देखिए, मैंने तो इस बात पे 2 चीजें हैं। एक तो ये इसमें बड़ा घोटाला, जिन लोगों की भर्ती को लेकर शंका उत्पन्न हुई थी पहले उन्हीं की भर्तियां हुई और टॉपर्स भी बन गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सूची पहले जारी कर दी गई उसी सूची में से 95% से ज्यादा लोग सेलेक्ट होते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान के 600 लोग भर्ती हो गए, एक ही स्टेट के कैसे हो गए, जबकि उससे पहले जो भर्ती प्रोसेस हुई थी उसमें एक भी आदमी क्वालिफाई नहीं कर पाया। दोबारा भर्ती की हुई, उसमें राजस्थान के 600 लोग भर्ती हो गए। ये कैसे हुआ? एक ही स्टेट के इतने लोग कैसे आ सकते हैं? ऑल इंडिया के बेसिस पे एग्जाम था। दूसरा, 54 साल की एक महिला का अपॉइंटमेंट कर दिया जिसको खुद हेल्थ डिपार्टमेंट ने माना है, जबकि उसमें साफ साफ लिखा है कि 50 साल से ऊपर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। वो घोटाला था। जो वहां के बड़े अधिकारी, उन्हीं के रिश्तेदार नातेदार, उनसे संपर्क रखने वाले लोगों की उसमें नौकरी लगी। रानीखेत में हुए उद्यान विभाग द्वारा पेड़ वितरण को लेकर कहा कि क्षेत्रीय विधायक पर उठे सवालों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि जब उनके द्वारा इस मामले को देखा गया तो पाया कि विधायक के भाई को 2400 से ज्यादा सेवा के पेड़ आवंटित करे गए हैं, वहीं जबकि उनके पास इतनी जमीन थी ही नहीं। ये जमीन सरकारी थी और इस पर टार अब तक अवैध रूप से कर दी गई है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि जमीन पर सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हुए रोड तक अवैध रूप से बना दी गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे बताया कि इसमें विधायक द्वारा ही गुमराह करने की कोशिश की गई है। हाईकोर्ट ने उद्यान के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं और मैंने भी वो रिपोर्ट जब पढ़ी तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि विधायक जी के जो भाई हैं, छोटे भाई, उनको 2402 सॉफ्टवुड्स दी गई हैं और कोर्ट ने माना है कि उतनी भूमि दोनों मतलब भाइयों की नहीं है, वहां केवल 41 नाली उनके नाम पे है, तो उतनी जमीन पे 2402 सॉफ्टवुड्स नहीं लग सकते। और ये भी माना गया है कि वो जमीन में पीडब्ल्यूडी की
फॉरेस्ट की या सरकारी भूमियां उसमें हैं जिस पर ये किया गया, उसमें तारबाड़ भी कर दी गई है, उसमें जलागम से टैंक भी बन गए हैं, उसमें बहुत सारी सरकारी पैसा लगा, उसमें जेसीबी से रोड खोद दी और शिकायत के बाद भी जिलाधिकारी नैनीताल ने कोई कार्रवाई नहीं की। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर भाटिया के नेतृत्व में 15,000 एक समान मासिक पेंशन की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह के माध्यम से उत्तराखंड मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेरित किया। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारी काफी लंबे समय से अपने विभिन्न मांगों को लेकर शासन प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं, जिसमें से 15,000 मासिक पेंशन की मांग एक प्रमुख मांग है। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाई है, जबकि वर्तमान में दी जाने वाली पेंशन से बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के चलते गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले आप लोगों का, मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम राज्य आंदोलनकारी, इससे पहले स्तर से हम राज्य आंदोलनकारी कहे जाते रहे हैं और हमारी जो मुख्य मांग ये है कि 23 साल उत्तराखंड राज्य को बने हो गए हैं। अब हमारी मुख्य मांग है कि राज्य आंदोलनकारी की जगह जो है हम लोगों को राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि कोई भी जो है क्षेत्र में जो है धरना प्रदर्शन होते हैं तो वो भी आंदोलनकारी कहलाते हैं। इसलिए हमारी मुख्य मांग है कि जो है ये शब्द जो है परिभाषित सही नहीं है, तो हम लोग मुख्य मांग हमारी ये है कि राज्य निर्माण सेनानी का दर्जा हमें दिया जाए। यही क्षेत्र के जितने भी हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया माननीय मुख्यमंत्री को। इसमें ये चाह रहे हैं कि जो उनकी जो मासिक पेंशन है उसको 15,000 रुपये कर दिया जाए, तो हम इसके माध्यम से इसको माननीय मुख्यमंत्री को पहुँचा दें, उसके जो भी कार्रवाई हो। हल्द्वानी में नगर निगम के बेनी सेता के नवचारी कदम पर देश में दूसरा स्थान मिला है और इस मौके पर नगर निगम के सभी पार्षदों ने मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने बताया कि स्वच्छता और कूड़ा कलेक्शन में बेनी सेना ने अग्रणीय भूमिका निभाई है। वहीं यही वजह है कि आज बेनी सेना के मॉडल को दूसरे नगर निगम भी अपना रहे हैं। मेयर और नगर आयुक्त ने इस उपलब्धि का श्रेय नगर निगम की जनता, पार्षद व पूरी टीम को दिया। साथ ही भविष्य में भी इसी प्रकार सफल बनाने का आह्वान किया। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर 2022 को बेनी सेना का गठन हुआ और 1 साल के भीतर बेनी सेना स्वच्छता के मामले में देश भर में दूसरे स्थान का मॉडल बनी है। इस तरह के पुरस्कार लोगों के अंदर और निगम के अंदर एक विश्वास जगाते हैं और प्रेरणा देते हैं। यह पुरस्कार सभी के प्रेरित करता है कि हमें स्वच्छता के मानकों को और बढ़ाने की आवश्यकता है और स्वच्छ होने की आवश्यकता है। मैं सभी सम्मानित पार्षदगण, नगर आयुक्त, सभी अधिकारी कर्मचारी बंधु, पर्यावरण मित्र और हमारी मातृशक्ति जो कि बेनी सेना है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। शहर की सम्मानित जनता का भी धन्यवाद करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि स्वच्छता ईश्वर के सबसे नजदीक है। इसके मानकों को उच्च से उच्च करने की आवश्यकता है। सभी के सहयोग से हम लोग इसको प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। निगम अपने कार्य कर रहा है। निगम के बहुत कार्य होते हैं, उसके कई प्रकार होते हैं। आज निगम स्थायी है, निगम के अंदर स्थायित्व है। कर्मचारियों को वेतन देने की कोई दिक्कत नहीं है, को ना पेंशन की दिक्कत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी लेंगे आपसे विदा। नमस्कार।